शांत रहो यार। आवाज नीचे रख। तो आज हम पढ़ेंगे आरसीसी का पार्ट 14। इसमें हम लोग प्री स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने रीसेंट के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट किया है पुराने लेक्चर्स में, और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करके आपको दिखाया है, तो उन्हें ज़रूर कंप्लीट करिएगा। प्री स्ट्रेस कंक्रीट ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा आरसीसी में। तो शुरू करते हैं। प्री स्ट्रेस होता क्या? प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंक्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ सूटेबल मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन are introduced so that the stresses resulting from the loads are counteracted to the desired degree। ठीक है, तो बेसिक सा डेफिनेशन है क्या होता है प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट का। मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रेसेस, इसमें जो आरसीसी सेक्शन है हमारा उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप किए जाते हैं ताकि ईज़िली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जो स्ट्रेसेस आ रहे हों। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल कंक्रीट सेक्शन विदाउट प्री स्ट्रेसिंग ऐसा होता है। जब लोड आता है तो ये ऐसे झुकता है, ठीक है। लेकिन विदाउट लोड जो प्री स्ट्रेस होता है, हम लोग ने जैसे ये रॉड है, हम लोग ने इस पर स्ट्रेस लगाया, इधर से इसको खींचा, तो ये जब खींचेगा तो हमारी कंक्रीट जो है इधर दबेगी। ठीक है, जब कंक्रीट दबेगी तो दबने से क्या होगा, हमारी जो कंक्रीट है वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये होता है प्री स्ट्रेस सेक्शन। ठीक है, देखिए ये वाला सेक्शन जो हो गया ये नॉट प्री स्ट्रेस्ड है, बट जब प्री स्ट्रेसिंग करेंगे तो ये घूम जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप? मतलब कैसे, मतलब प्री स्ट्रेसिंग आप प्रोवाइड करते हैं तो क्या सेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। व्हेन प्री स्ट्रेस सेक्शन विल बी काउंटर बैलेंस द प्री स्ट्रेसिंग इफेक्ट देन गेट डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा नॉर्मल सेक्शन है, अब हम लोग इसकी प्री स्ट्रेसिंग कर दिए तो हल्का, मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं झुकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू कि ऐसे झुका, प्री स्ट्रेसिंग कर देंगे तो ऐसे झुक जाए। तो जब इस पर लोड लगेगा ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो जब इस पर लोड लगता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस लोड को काउंटर बैलेंस करते करते ये सीधा आ जाएगा। अब सोचिए जब इस पर लोड लगेगी ये तो झुक जाएगा, ठीक है, लेकिन जब पहले से ही ऐसे है तो जब झुकेगा तो ये सीधे सेक्शन में आएगा। तो बताइए कौन सा बेटर सेक्शन है, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला होगा जो कि इसमें चेंज हो गया। तो व्हेन प्री स्ट्रेस्ड सेक्शन विल बी काउंटर बैलेंस द प्री स्ट्रेसिंग इफेक्ट देन गेट डिफ्लेक्टेड। प्री स्ट्रेस सेक्शन रिमेन्स इन कंप्रेशन एंड कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ठीक है, प्री स्ट्रेस सेक्शन ऑलवेज रिमेन इन कंप्रेशन, याद रखिएगा। जैसे कि बताया था ना, इधर से स्टील को खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा। ठीक है, तो कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है, और प्री स्ट्रेस जो सेक्शन होता है वो ऑलवेज कंप्रेशन में होता है। हैंस सेक्शन इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, सेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। फुल्ली प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज़ यूजली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ। क्या? एक फुल्ली प्री स्ट्रेस कंक्रीट है हमारा, ठीक है, तो उस पर जो यूजली लोड आएगा वो कंप्रेशन का आएगा। ठीक है, ये बता रहा है जनरली जो लोड आएगा वो कंप्रेशन का लोड आएगा। सेक्शन रिमेन्स अनक्रैक्ड अंडर सर्विस लोड। हाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो में मिल जाता है। ठीक है, हाई मतलब एक कम डेप्थ के लिए लॉन्गर स्पैन हमें मिल जाती है। लॉन्गर स्पैन्स पॉसिबल विद प्री स्ट्रेसिंग विद द सेम डेप्थ। ये जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया था ना, वही चीज़ है, बेटर तरीके से लिख दिया है कि लार्जर स्पैन्स मिल जाते हैं फॉर लेस डेप्थ। ठीक है, फुल, तो इसमें 4 एडवांटेजेस हैं। सेक्शन रिमेन्स अनक्रैक्ड अंडर सर्विस लोड। फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज़ यूजली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यूरिंग सर्विस लाइफ। और हमारी जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है, तो ये ईजिली संभाल ले जाएगा। हाई स्पैन टू डेप्थ रेशियो होता है। देन सूटेबिलिटी ऑफ प्री कास्ट कंक्रीट। प्री कास्ट कंक्रीट क्या होती है? जो पहले से कंक्रीट सेक्शंस होते हैं जिन्हें फैक्ट्रीज़ में बना लिया जाता है और यहाँ पे साइट पे लाके वो कर दी जाती है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो सूटेबिलिटी के क्या एडवांटेजेस है? मतलब सूटेबिलिटी कैसे? रैपिड कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बेटर क्वालिटी कंट्रोल क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बनता है, मल्टीपल यूज़ ऑफ फॉर्मवर्क्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड शेप्स, रिड्यूस्ड मेंटेनेंस, सूटेबिलिटी ऑफ रिपीटेटिव कंस्ट्रक्शन और रिडक्शन ऑफ फॉर्मवर्क। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? स्किल्ड टेक्नोलॉजी इज़ नीडेड। स्किल्ड लेबर और स्किल्ड टेक्नोलॉजी दोनों नीडेड होती है। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल इज़ यूज्ड कॉजेज इंक्रीज इन कॉस्ट। देखिए
इसीलिए जो प्रीकास्ट कंक्रीट सेक्शंस होते हैं उन्हें हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रिजेस हो गया या फिर हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, जनरली यहीं पे यूज़ किया जाता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है। अब आप कोई घर बना रहे हो उसमें तो बस जाके लगा देंगे क्योंकि इतना पैसा थोड़ी लगाया जाता है घर में। और M40 देखिए अब इस पे आते हैं। फिर एडिशनल कॉस्ट इज़ फॉर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स भी यूज़ होते हैं, तो उनके लिए उसके लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट यूज़ होता है। फिर ये पॉइंट याद रखिए, ये SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC JEE और कई AE JEE एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, MPPSC AE में भी पूछा था। क्या है कि M40 इज़ यूज्ड इन प्री टेंशनिंग और M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ यूज्ड इन पोस्ट टेंशनिंग। देखिए दो तरीके की प्री स्ट्रेसिंग की जाती है, एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग। नाम में ही पता चल रहा है प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। पहली बात तो बता देता हूँ, प्री टेंशनिंग में क्या होता है, कंक्रीट ढालने से पहले, मतलब कंक्रीट को ढाला गया जाता है, मतलब एक सांचे में डाला जाता है, उससे पहले ही हम लोग जो स्टील है उसमें स्ट्रेसेस इंस्टॉल कर देते हैं और फिर कंक्रीट डाली जाती है। और पोस्ट टेंशनिंग में क्या है, पहले कंक्रीट ढाल दी गई, ठीक है, एंड देन जो स्टील है उस पर स्ट्रेसेस लगाए गए, ठीक है। तो M40 इज़ यूज्ड इन प्री स्ट्रेसिंग एंड M30 इज़ यूज्ड फॉर पोस्ट टेंशनिंग, ये याद रखिएगा। फिर कुछ हैशटैग पॉइंट्स, जनरेशन ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेंशन इन स्टील। जैसे कि बताया था कंप्रेशन इन कंक्रीट कैसे जनरेट करते हैं, जैसे ये हमारी स्टील है, इसको खींचा तो इसको खींचने से क्या होगा, हमारी कंक्रीट इधर दबाई जाएगी, तो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। जब ये अपोजिट काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कंक्रीट है उसमें कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा और जो हमारी स्टील है उसमें टेंशन जनरेट हो जाएगी। देन टेंडेंस जो स्ट्रेंथ होती है, इसमें टेंडेंस की जो स्ट्रेंथ यूज़ होती है 1500 से लेके 2100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक यूज़ होती है, समझे, मतलब 1500 से लेके 2100 MPa मेगा पास्कल। याद रखिएगा ये टेंडेंस काफ़ी हाई स्ट्रेंथ के होते हैं, 1500 से लेके 2100 बहुत हुआ। देन प्री स्ट्रेस का IS कोड क्या है, 1343, ये काफ़ी पूछा हुआ कोडल प्रोविज़न है, तो याद रखिएगा 1343, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, याद रखिएगा। तो 1343 3370 एक यूज़ होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो 1343 यूज़ होता है फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। स्ट्रेन लॉस इन PSC प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट कितना स्ट्रेन लॉस होता है, 0.0008, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन SSC JEE में आया है कई बार। तो स्ट्रेन लॉस इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो होता है 0.0008 होता है। इन प्री स्ट्रेसिंग डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट डिक्रीजेस एज एंटायर सेक्शन इज अंडर कंप्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट हमारी, उसमें डायगोनल टेंशन जो जिसे शियर क्रैक्स बोलते हैं, याद करिए, तो जो डायगोनल टेंशन क्रैक्स होते हैं ये कम हो जाते हैं, इनके चांसेस आने के कम हो जाते हैं क्योंकि कंप्रेशन हमारा जो सेक्शन है वो कंप्रेशन में होता है, इसलिए। इन सिंपली सपोर्टेड बीम प्री स्ट्रेस विद UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द सेंट्रॉइड ऑफ टेंडन इज पैराबोलिक प्रोफाइल विद कॉन्वेक्सिविटी डाउनवर्ड। इसमें क्या है, जैसे हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि प्री स्ट्रेस्ड है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, तो जो सेंट्रॉइड ऑफ टेंडन है, ठीक है, वो पैराबोलिक नेचर शो करेंगे ऐसा, ठीक है, और जिसकी कॉन्वेक्सिविटी जो है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है, ये हमारी बीम। फिर सिलोज ब्रिज एंड डैम रिक्वायर्स प्री स्ट्रेसिंग। प्री स्ट्रेस कहाँ यूज़ किया जाता है, सिलोज में। सिलोज क्या होता है, सिलोज कमेंट सेक्शन बताइएगा सिलोज क्या होता है। सिलोज ब्रिजेस एंड डैम्स, यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग्स यूज़ की जाती हैं, बताया ना, हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। देन पर्पस ऑफ हाई टेंसाइल वायर इन PSC क्या होता है। PSC आप समझ गए होंगे अभी तक क्या होता है। PSC अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसे बोलते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। पर्पस ऑफ हाई टेंसाइल वायर इन PSC क्या होता है, इम्पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, कैसे इम्पार्ट करती है ये भी मैंने बताया था। जब वायर्स को खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्रेशन जनरेट होगा इस कंक्रीट पे, और उससे हमारी कंक्रीट में कंप्रेशन जनरेट होगा जिससे दबने की वजह से
तो ऑटोमेटिकली इम्पार्ट कर देगा। तो पर्पस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडेंस पे जो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? टू इम्पार्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। देन टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, देखिए अब डिस्कस करते हैं। दो तरीके की प्री स्ट्रेसिंग की जाती है, एक होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट। ये प्री स्ट्रेस प्री टेंशनिंग होगा, ठीक है। एक होता है प्री टेंशनिंग, एक होता है पोस्ट टेंशनिंग, जिसे प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस भी कंक्रीट बोलते हैं। तो प्री टेंशन अप्लाइड ऑफ टेंडेंस बिफोर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, जैसे कि मैंने बताया था ना, कंक्रीट को ढालने से पहले, ठीक है, पहले ही हम लोग स्ट्रेसेस जनरेट कर देते हैं टेंडेंस में। इसमें क्या होता है? टेंशन्स अप्लाइड टू टेंडेंस आफ्टर द हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। अब कहेंगे, अब आप सोचेंगे हार्ड, जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे ये हमारा एक वो है, सांचा है, ठीक है, एक तरीके का सांचा बोल देते हैं इसे। अब यहाँ पे हमने वायर डाल दिया, वायर कह दो, स्टील डाल दिया, ठीक है, और इसको अब खींचा, ठीक है। अब हमने इसे खींचा तो इसमें क्या हुआ? स्ट्रेसेस जनरेट। अब स्ट्रेसेस जनरेट हो गए, ठीक है। अब हम लोग ने इसमें कंक्रीट डाल दी, ये हो गई हमारी कंक्रीट, ठीक है। अब कंक्रीट डाल दिया, कंक्रीट डालने से क्या होगा? अब जब छोड़ेंगे, जैसे अब छोड़ दिया, अब ये तो अपने में टाइट हो गई है, यहाँ पे ये टाइट हो गई है, अब टाइट हो गई। जब इसे छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये वायर्स जो हैं ये इस पर प्रेशर लगाएंगे, इस तरफ प्रेशर लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? कंप्रेशन जनरेट होगा और हमारी प्री स्ट्रेस कंक्रीट बन जाएगी। ये हो गया हमारा प्री स्ट्रेस। अब हम आते हैं पोस्ट स्ट्रेस पे। कैसे होता है? ये हमारा सांचा हो गया, ठीक है, इसमें हमने पहले ही कंक्रीट डाल दी। अब हम लोग ने कंक्रीट डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें वायर्स अभी तक नहीं डाला। अब वायर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर डाल देते हैं, ठीक है, और जब इसी में हम लोग वायर डाल देते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग लोड लगाते हैं, ठीक। अब लोड लगा देते हैं तो हमारी ये जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक कट ऑफ टाइप लगा देते हैं, लॉक टाइप, ताकि छूटने पे हमें जो वो है प्री स्ट्रेस लॉस ना हो जाए, इसलिए एक लॉक टाइप स्ट्रक्चर लगा देते हैं। तो ऐसे हमारी पोस्ट टेंशनिंग हो जाती है। अबटमेंट यूज्ड पुल द वायर, देखिए इसमें अबटमेंट्स का यूज़ किया जाता है टू पुल द वायर्स। डक्ट आर प्लेस्ड, जैसे कि मैंने बताया था पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है, डक्ट प्लेस कर देते हैं इन विच टेंडेंस आर प्लेस्ड। व्हेन कंक्रीट अटेन्स डिजायर्ड प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस आर कट, ठीक। टेंडेंस आर पुल्ड विद रिएक्शन जनरेटिंग अगेंस्ट हार्डन्ड कंक्रीट, ये भी बताया था, ठीक है। प्री स्ट्रेस इज ट्रांसफर टू कंक्रीट फ्रॉम टेंडेंस ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है, जो बॉन्ड होता है उसकी वजह से। डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट होता है इसमें नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, क्योंकि बीच में डक्ट होता है। फिर जैक एंड एंकर इज़ यूज फॉर होल्डिंग द स्टील इन टेंशंस, देखिए मैंने बताया था ना, एक लॉक टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, जैक एंड एंकर बोलते हैं उन्हें, वो यूज़ किया जाता है ताकि अपनी जगह पे वो जो वायर्स हैं वो रह सकें। लॉन्ग लाइन मेथड और होयर्स मेथड यूज फॉर मल्टीपल मेंबर्स, इसका एग्जांपल है स्लीपर, ठीक है। ये मेथड याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेते हैं कि होयर मेथड, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक कहाँ पे था, हाँ, जो मैंगल ब्लैटन मेथड है, ठीक है, मैंगल ब्लैटन सिस्टम, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेरा काम है पढ़ाना तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग लाइन मेथड एंड होयर्स मेथड इज़ यूज फॉर जनरेटिंग मल्टीपल मेंबर्स। मोस्ट एफिशिएंट जो डक्ट है प्रोफाइल अपोजिट ऑफ बीएमडी है, ठीक है, मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट तरफ जो है मोस्ट एफिशिएंट डक्ट जो होता है उसका प्रोफाइल जो होता है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट या फिर अपोजिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर जनरेटिंग टेंशन इन वायर, ये टेंशन जनरेट करने का कई तरीके के मेथड हैं,
नाम याद रखिएगा, नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। एक होता है पूछा नहीं जाएगा, ये ऐसी के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो AJ एग्ज़ाम्स में मुझे नहीं लगता कभी पूछा गया, एक आध दो बार पूछा गया। मैंने बता दिया था कि मेंगल ब्लैटन से शायद क्वेश्चन आया था कि हाँ ये देखिए DFCCIL में आया था, ठीक है। तो फ्रेसनेट सिस्टम, ठीक है, टू जनरेट, ये फर्स्ट मेथड था विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जनरेट स्ट्रेसेस इन टू जनरेट स्ट्रेसेस फॉर डेवलपिंग प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट या फिर पोस्ट स्ट्रेस कॉन्क्रीट। डायाफ्राम वायर 5 से 7 mm और यूज इन नंबर्स ऑफ 8, 12, 16 या फिर 24। वायर्स आर पुल्ड बाय फ्रेसनेट डबल एक्टिंग जैक्स, इसलिए फ्रेसनेट मेथड कहा जाता है। ट्यूब एंकरेज वॉज यूज्ड। फिर मैंगल ब्लैटन सिस्टम, सैंडविच प्लेट यूज्ड फॉर स्मॉल नंबर ऑफ केबल्स, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? जब नंबर ऑफ केबल्स कम हो, सैंडविच प्लेट यूज़ की जाती है। प्लेट एंकरेज वॉज यूज्ड, प्लेट एंकरेज इसमें यूज़ किया जाता है। तो फ्रेसनेट मेथड में फ्रेसनेट जैक्स यूज़ करते हैं 5 से 7 mm के वायर्स होते हैं, 8, 12, 16 और 24 के फॉर्म में वायर्स यूज़ करते हैं। डबल एक्टिंग जैक्स यूज़ होता है और ट्यूब एंकरेज होता है। फिर मैंगल ब्लैटन में देखिए मैंगल ब्लैटन सिस्टम में क्या होता है, सैंडविच प्लेट यूज़ होती है, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ वायर्स के लिए यूज़ होता है। फिर गिफॉर्ड उडाल सिस्टम, यूज़ बटन हेडेड वायर्स एंकर्ड इन स्टील ब्लॉक्स, ट्यूब एंकरेज इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। मतलब समझिए ना, यहाँ पे ट्यूब प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसमें से करते हैं ना, ट्यूब एंकरेज वॉज यूज्ड। तो यूज़ बटन हेडेड वायर्स, ये आप पॉइंट याद रखिएगा, गिफॉर्ड उडाल सिस्टम। फिर ली मैककॉल सिस्टम, इसमें थ्रेडेड बार टेंडेंस यूज़ होते हैं विद नट्स एंड बियरिंग प्लेट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये वायर है, ये हमारी कंक्रीट है, ठीक है, यहाँ पे वो नट प्रोवाइड कर देते हैं। तो थ्रेडेड बार टेंडेंस विद नट्स एंड बियरिंग प्लेट्स आर यूज्ड। और इसमें भी प्लेट एंकरेज यूज़ किया जाता है। इसमें ट्यूब एंकरेज था, इसमें प्लेट एंकरेज है, याद रखिएगा। तो ये 4 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते, तो कई मेथड है मैं आपको बता दूँ, लेकिन ये 4 मेथड याद रखिएगा। फ्रेसनेट, क्योंकि फ्रेसनेट सबसे पहला था, फिर मैंगल वाला, देन गिफॉर्ड एंड देन मैककॉल, ठीक है, ली मैककॉल। इसमें ली मैककॉल में देखिए कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। ली मैककॉल में थ्रेडेड वायर्स और बोल्ट्स यूज़ होता है, ठीक है, और इसमें एंकरेज प्लेट यूज़ होती है। यहाँ पे गिफॉर्ड में क्या यूज़ होता है, ट्यूब एंकरेज यूज़ होता है और बटन हेडेड वायर्स यूज़ होते हैं। और मैंगल में सैंडविच ये कीवर्ड याद रखिएगा, सैंडविच प्लेट यूज़ होती है इसमें भी, ठीक है। प्लेट एंकरेज यूज़ होता है, यहाँ पे प्लेट एंकरेज है, यहाँ पे प्लेट एंकरेज है, यहाँ पे ट्यूब एंकरेज है एंड यहाँ पे ट्यूब एंकरेज है। याद रखिएगा ट्यूब एंकरेज किस में यूज़ होती है, एक फ्रेसनेट में और एक गिफॉर्ड में, और ली मैककॉल और ये मैंगल में यूज़ होता है क्या, प्लेट एंकरेज। देन एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। देखिए एनालिसिस तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 3 तरीके के एनालिसिस यूज़ किया जाता है फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग ऑफ लोड, स्ट्रेसेस ड्यू टू मोमेंट ट्रांसफ़र और स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। ये 3 मेथड है। ये मेथड याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेंगे कि हाउ द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज़ मेड, तो कैसे स्ट्रेसेस जनरेट करते हैं। तो 3 मेथड दे देंगे और चौथा दे देंगे नन ऑफ दिस, तो आपको बताना पड़ेगा। तो 3 मेथड पहले देखते हैं। स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट, स्ट्रेसेस ड्यू टू मोमेंट ट्रांसफ़र, स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। तो ये हमारा बीम है, इस पे यूडीएल लोड आ रहा है, ठीक है, एंड ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई, ये हमारा 20 से वो हो गया, ठीक, ये हमारी स्टील हो गई, एक यहाँ पे लोड, एक यहाँ पे लोड, ठीक है, एक ऐसे लोड, यहाँ पे लोड, यहाँ पे लोड, ये हमारा वायर हो गया, ये एसेंट्रिसिटी आपको मतलब पता है ना क्या होता है, जो हमारी मीन एवरेज वो होती है, मतलब जो सेंटर होता है उससे कितना शिफ्ट है लोड,
उसे कहते हैं हम लोग एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड लगा है यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। तो ये हो गई एसेंट्रिसिटी। अब क्या देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। ड्यू टू एसेंट्रिसिटी दिस लोड शिफ्टेड टू शिफ्ट, जैसे क्या होता है, जैसे ये लोड है हमारा, ठीक है, ये यहाँ अब एसेंट्रिसिटी की वजह से, एक मिनट, अच्छा ठीक है, बता देता हूँ क्या है। हमने लोड यहाँ पे लगाया था टेंडेंस पे, लेकिन एसेंट्रिसिटी की वजह से हमारा लोड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ मिडिल में। ठीक, और मोमेंट हमारा है PE। अब देखते हैं स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस लोड। इसका फॉर्मूला है जनरल सा, प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कंप्रेसिव एंड ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा। स्ट्रेसेस ड्यू टू मोमेंट ट्रांसफ़र। अब मोमेंट ट्रांसफ़र के लिए याद रखिए, सोम में हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, वो वाला याद रखिए, याद आया, ये वाला M/I E/R सिग्मा बटे वाई, उससे ये आया है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू M/I इंटू वाई। ठीक है, और यहाँ पे ये इससे एक सेक्शन मॉडुलस भी बनता है, याद होगा आप लोग, I/Y करेंगे तो ये हो जाएगा M इक्वल टू M/Z। तो ये Z जो होता है ये सेक्शन मॉडुलस होता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है यहाँ पे। तो मोमेंट का फॉर्मूला प्रेशर इनटू एसेंट्रिसिटी। तो एंड ये हमारा बीम का सेक्शन है, ये हमारी D है, एंड ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारा y इक्वल टू D/2। ठीक है, और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया BDQ/12। ठीक है, तो ड्यू टू मोमेंट ट्रांसफ़र, ड्यू टू दिस स्ट्रेस सेक्शन बेंड्स लाइक दिस, कैसे, ऐसे, ये हमारा फॉर्मूला। अब अगर नेगेटिव क्यों होगा, जब नेगेटिव एट टॉप, जैसे टेंशन, यहाँ पे टेंशन जनरेट हो रहा है ना, और यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, तो नेगेटिव एट टॉप एंड पॉजिटिव एट बॉटम। फॉर्मूला M/I इंटू वाई। ठीक है, पॉजिटिव एट बॉटम जो कि कंप्रेशन जनरेट करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोनों, कहाँ पे पॉजिटिव यूज़ करना है, कहाँ पे नेगेटिव। फिर स्ट्रेसेस ड्यू टू अप्लाइड लोड। अब अप्लाइड लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आता है, ये तो फॉर्मूला हम लोग ने निकाला, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, टेंशन में नेगेटिव और कंप्रेशन में पॉजिटिव। अब मोमेंट का फॉर्मूला WL²/8 होता है, ये UDL का होता है, मैक्सिमम जो UDL पे बेंडिंग मोमेंट आएगा एट द मिड स्पैन। ठीक है, सपोर्ट पे तो हमारा जो मोमेंट है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एट द टॉप इन कंप्रेशन और नेगेटिव एट यहाँ पे बॉटम होगा, नेगेटिव एट बॉटम इन टेंशन। ठीक है, लोड की वजह से ऐसे झुकेगी ना, तो यहाँ पे टेंशन आएगा, टेंशन, यहाँ कंप्रेशन आएगा। तो फाइनल इक्वेशन एट मिड स्पैन, तो क्या होगा, स्ट्रेसेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, माइनस PE इंटू Y/I प्लस MY/I फ्रॉम टॉप, फॉर टॉप, याद रखिएगा टॉप के लिए है। तो ये कैसे आया, ये देखिए, इसके लिए तो आपको मतलब काफ़ी समझना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी इसे याद रखिएगा, या याद भी नहीं रखिएगा क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन अगर याद रखने की इच्छा हो तो P/I माइनस P इंटू Y/I प्लस M/I इंटू वाई। बेसिक सा फॉर्मूला ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A। ठीक है, P इंटू E/Y, नहीं, PE वाला एसेंट्रिसिटी वाला लोड, और यहाँ पे I और इंटू वाई, और ये प्लस टू वाई, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये टॉप सेक्शन के लिए। बॉटम के लिए ये होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव, समझे। ये कैसे होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया प्लस
माइनस, ईजी है फॉर्मूला याद रखना, ईजी, लेकिन पूछा नहीं जाता, मैं आपको बता दूँ। और सपोर्ट्स पे तो हमारा बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव ही हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये सपोर्ट्स पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। एंड तो देखिए, ये हमारा बीम था, ये फोर्स अपॉन एरिया का वो था, बट ये पी इंटू वाई अपॉन आई जो होगा उसका जो स्ट्रेस का डायग्राम ऐसे होगा, एंड एम अपॉन आई इंटू वाई का स्ट्रेस डायग्राम ऐसे होगा। तो जब ये ऐसे होगा, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बीम का साइज़ है 400 इंटू 750 mm, एरिया ऑफ स्टील है 1400 मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें जो लोड है वो 1250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, और जो लोड है वो 60 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो और सिंपली सपोर्टेड बीम है 9 मीटर की, एसेंट्रिसिटी हमें 200 mm की दी गई है। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस एट द मिड स्पैन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना है, पहले तो देखते हैं। 1200 न्यूटन है पर मिलीमीटर, 1250 इंटू 1400, टोटल लोड आया 1750 किलो न्यूटन, क्योंकि पर मीटर था ना, 1250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास कितने की लेंथ थी, एरिया ऑफ स्टील कितना था, 1400 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर हम लोग मोमेंट निकालेंगे, पी इंटू ई, एसेंट्रिसिटी से इंटू करेंगे तो ये आ गया हमारा 350 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब मिड स्पैन पे मोमेंट कितना है, WL²/8 का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाया 16 तो ये हमारा आया 607.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर में चेंज करेंगे, ये आया, ठीक। तो फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, BD³/12 का फॉर्मूला लगाया 400 इंटू 750 का क्यूब अपॉन 12, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.4 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आया, मिलीमीटर पावर 4 आया। अब y = d/2 होता है, लगाया 375 mm आया। एरिया कितना है, 400 इंटू 750, 3 इंटू 10⁵ मिलीमीटर स्क्वायर आया। अब क्या उसने पूछा था, उसने पूछा था स्ट्रेस एट द मिड स्पैन पे स्ट्रेस निकालते हैं। फ्रॉम द टॉप पे निकालते हैं, P/A माइनस PE/I इंटू वाई प्लस M/I इंटू वाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सॉल्व किया, सारी वैल्यूज़ रखेंगे, 5.83 माइनस 9.375 प्लस 16.27, ये हमारे पास आया, ठीक। कंप्रेशन साइड से, टेंशन साइड से या फिर बॉटम साइड से बोल देते हैं, P/A प्लस P इंटू वाई अपॉन आई माइनस M इंटू वाई अपॉन आई, सबको सॉल्व किया, इससे आया -1.065 MPa। अब हम लोग दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे, नॉट डिज़ायर्ड टेंशन, बिकॉज इन PSC नो टेंशन अकर्स, समझे, टेंशन अकर ही नहीं होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, तो कंप्रेशन वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि देखिए टाइम कंज्यूमिंग है, पहले सब कुछ निकालो फिर उसको रखो, है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला पहचानने को आ सकता है अगर तो क्या है, स्ट्रेसेस जनरेटेड ड्यू टू लोड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। फॉर्मूला क्या है, एक टॉप पे होता है, एक बॉटम पे होता है। टॉप के लिए क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला P/A माइनस PE इंटू वाई अपॉन आई प्लस M/Y इंटू आई, ये हो गया फ्रॉम टॉप। अब बॉटम के लिए, जिसमें टेंशन जनरेट होता है, टेंशन जनरेट करने के लिए क्या होता है, P/A प्लस P इंटू आई इंटू वाई अपॉन आई, ठीक है, और माइनस M इंटू वाई अपॉन आई, ठीक, याद रखिएगा।
ये फॉर्मूला। फिर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, देखिए लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस क्या होता है। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डज नॉट स्टे कांस्टेंट एंड रिड्यूसेस विद टाइम। ठीक है, क्या होता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है इससे। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डज नॉट स्टे कांस्टेंट एंड रिड्यूसेस विद टाइम। अब क्यों रिड्यूस होता है, ये इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि देखिए क्रीप नाम की चीज़ है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना स्ट्रेन लूज़ करेगी। कितना लूज़ करती है, लॉस इन प्री स्ट्रेसेस, लॉस इन स्टेट 0.0008 है ना, ये थी ना बात। तो लूज़ करेगी, तो जब लूज़ करेगी तो उससे क्या होगा प्री स्ट्रेस में। तो इवन ड्यूरिंग प्री स्ट्रेस टेंडेंस देर इज़ अ ड्रॉप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग वैल्यू फ्रॉम द रिकॉर्डेड वैल्यू इन जब जैक गेज देर इज़ रिडक्शन कॉल्ड लॉस इन प्री स्ट्रेस। कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं। देखिए जैसे हमने स्ट्रेस जनरेट किया 10 का, लेकिन वहाँ पे जैसे ही जैक हटाया, हल्का सा ये किया वो किया, तो 8 बचा। अब जब 8 ही बचा तो ये जो कमी आई ये होता है लॉस, प्री स्ट्रेस लॉस। ठीक है, देन लॉस इन प्री स्ट्रेस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक इमीडिएट होता है, एक टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट, एक होता है इमीडिएट। अब इमीडिएट प्री स्ट्रेस अकर्स ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस टू कॉन्क्रीट मेंबर्स। समझे, immediate pre-stress occurs during pre-stress of tendons and transfer of pre-stress to concrete, और time dependent होता है, loss occurs during the service life of pre-stress member। ठीक, ये intended pre-stress है, pre-stress loss और remaining pre-stress। देखिए ये सब छोड़ दीजिए, ये आता नहीं है, अगर समझना हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एक वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। फिर इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, ये हैशटैग पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी। ठीक है, हैशटैग पॉइंट मैं बस समझा देता हूँ। फ्रिक्शन इज़ ओनली जनरेटेड इन द प्री पोस्ट टेंशनिंग ड्यू टू वॉबल प्लस, ये सब बेकार। एंकरेज स्लिप अकर्स ओनली इन द पोस्ट टेंशनिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। जो एंकरेज स्लिप होती है ये पोस्ट टेंशनिंग में ही जनरेट होती है। प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू टाइम, ये कैसे किस तरीके से लॉस होते हैं, ड्यू टू टाइम, टाइम डिपेंडेंट ना, क्रीप, श्रिंकेज एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील लॉस इन प्री स्ट्रेस कितना होता है, 2 से 5% होता है ऑफ द इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील। टोटल प्री स्ट्रेस लॉस कितना होता है, 15 से लेके 30% तक लॉस हो जाता है। समझिए आप, जैसे 10 का हमने प्रोवाइड किया स्ट्रेस, ठीक है, और 30% का लॉस हुआ, मतलब 7 ही बचा। समझिए आप कितना ज़्यादा लॉस हो गया। फिर इलास्टिक शॉर्टनिंग जनरली अकर्स इन प्री स्ट्रेसिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए एंकरेज, जो एंकरेज स्लिप होती है वो प्रोवाइड की जाती है पोस्ट टेंशनिंग में। इलास्टिक श्रिंकेज जो होता है, इलास्टिक श्रिंकेज ये किस में होता है, प्री स्ट्रेसिंग में। मिनिमम कवर फॉर पोस्ट टेंशनिंग 30 mm और प्री टेंशनिंग 20 mm। पोस्ट टेंशनिंग इज सूटेबल फॉर लॉन्ग स्पैंस, ये पॉइंट याद रखिएगा। Spelling stresses produced in the post tensioned and pre tensioned concrete at anchorage zone, याद रखिएगा। ये एज अ पॉइंट ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझाने में आपको लेक्चर लगेगा। ठीक है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो प्री स्ट्रेस और पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट इतना पूछा नहीं जाता है, एक आध क्वेश्चन 2-3 साल में एक बार आता है, तो उसके लिए इतना बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।